जब भी हम किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा हम दो फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखते हैं, जिनमें पहला चीज है कि इस इन्वेस्टमेंट में हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है और दूसरा चीज है कि इस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। और हम इन्हीं दोनों फैक्टर्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं और हम ये भी कोशिश करते हैं कि इन दोनों में हम एक बैलेंस बनाते हुए इन्वेस्टमेंट किया जाए, जिसे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के नाम से भी जानते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मीनिंग क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें क्या बताता है, और अगर हम इन्वेस्टमेंट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यूज कर रहे हैं तो इसके लिमिटेशंस क्या होंगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हम इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर एंड वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करेगा। आप समझते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर आरआर क्या होता है। देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें बताता है कि एक इन्वेस्टमेंट में अगर आप 1 रुपए का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आपको उस इन्वेस्टमेंट से रिवॉर्ड कितना मिलेगा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मानो अगर एक इन्वेस्टमेंट का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1/10, सो इससे हमें पता चलता है कि एक इन्वेस्टर 10 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए का रिस्क उठाने के लिए तैयार है। इसी प्रकार अगर किसी इन्वेस्टमेंट का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:5, सो इससे हमें पता चलता है कि 5 रुपए कमाने के लिए एक इन्वेस्टर को 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या फिर 1 रुपए का रिस्क उठाना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले एग्जाम्पल में एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू सेकंड एग्जाम्पल। चलिए इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड रिस्क फ्री होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करेगी, इसलिए बॉन्ड के रिटर्न को रिस्क फ्री रिटर्न कंसिडर कर सकते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड लगभग 6.5% है, यानी आप बिना रिस्क उठाए आराम से 6.5% अर्न कर पाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी रिस्की एसेट्स जैसे डेट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं 6.5% से ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। डेट फंड्स जो होते हैं ये गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है। डेट यानी लोन, मतलब अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप किसी को लोन दे रहे हैं। इसलिए जब भी आप किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें काफी तरह के रिस्क होते हैं, जैसे क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। लेकिन जब भी कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है तो डेट इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर्स को सबसे पहले पे किया जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि डिफॉल्ट जैसी कंडीशंस बार बार आती हैं, और इसी वजह से इन्वेस्टर्स को थोड़ा ज्यादा रिस्क उठाना पड़ता है, और इसी वजह से इसका जो रिटर्न होता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर एफडी से ज्यादा होता है। और अगर हम बात करें इक्विटी सेगमेंट की तो इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, करेक्शंस आते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार इन्वेस्टर्स अपना कैपिटल लगभग 40 to 50% तक खो सकते हैं। और अगर कभी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए या फिर अपना ऑपरेशन बंद कर दे तो इन्वेस्टर 100% कैपिटल भी खो सकते हैं। सपोज आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो ऐसे में सबसे पहले उस कंपनी के जो भी एसेट्स होंगे उन्हें लिक्विडेट किया जाएगा, मतलब कैश में कन्वर्ट किया जाएगा, और इससे सबसे पहले उनको पे किया जाएगा जिन्होंने किसी भी फॉर्म में कंपनी को लोन दिया हुआ है, और उसके पास जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा वो शेयर होल्डर्स में पे किया जाएगा। तो इसलिए आपने ये सुना होगा कि इक्विटी या फिर स्टॉक्स डेट से ज्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको सबसे पहले पे किया जाता है। और अगर इक्विटी सेगमेंट थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है तो अगर हम इन्वेस्टर के तौर पर देखें तो इसमें हम थोड़ा रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। सपोज अगर आप इक्विटी से 10-12% अर्न कर रहे हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट है वो 9% पर बढ़ जाता है, तो क्या आप अभी भी 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के लिए इतना ज्यादा रिस्क लेंगे? अगर हाँ तो ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। जब भी ऐसी कंडीशंस होती हैं तो इन्वेस्टर्स की इक्विटी मार्केट से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। और अभी जो हमने दो एग्जांपल्स ऊपर डिस्कस किए, शायद आप सभी इस चीज को समझ गए होंगे कि रिस्क और रिटर्न को कैसे ट्रेड ऑफ किया जाता है।
एक इन्वेस्टमेंट में जितनी ज्यादा रिस्क होती है, इन्वेस्टर्स उससे उतना ही ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। हमें एक ऐसे स्टॉक या फिर एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो। जब हम किसी रिस्क के बारे में बात करते हैं तो हमें एक और चीज पर ध्यान देना चाहिए, वो है हमारा इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजन, मतलब हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एफडी आपके लिए लेस रिस्की होगा और स्टॉक्स आपके लिए ज्यादा रिस्की हो सकता है। और अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एफडी आपके लिए रिस्की हो सकता है और स्टॉक्स आपके लिए लेस रिस्की हो सकते हैं। यहाँ पर एफडी रिस्की होने से मेरा मतलब है जो भी आपको एफडी से रिटर्न मिलेगा वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा और इसलिए आपके लिए स्टॉक्स बेटर ऑप्शन रहेंगे। अब हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को तो अच्छे से समझ लिया। चलिए अब हम समझते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करने से पहले आपको 2 वर्ड्स को डिकोड करना होगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क वो होता है जो भी हमारा टोटल अमाउंट किसी भी इन्वेस्टमेंट में हम खो सकते हैं, लूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम किसी स्टॉक के एग्जांपल से समझे तो हमारे एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस तक का जो भी बीच का डिफरेंस है वो हमारा रिस्क होता है और हमारा पोटेंशियल प्रॉफिट यानी जिसको हम रिवॉर्ड के नाम से भी जानते हैं वो होता है हमारा सेलिंग पॉइंट से एंट्री पॉइंट के बीच का जो भी डिफरेंस होता है वो। इसको हम मैथमेटिकली ऐसे समझ सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इक्वल्स टू एंट्री पॉइंट माइनस स्टॉप लॉस बाय प्रॉफिट टारगेट माइनस एंट्री पॉइंट। अगर हम इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझे, सपोज आपने एक स्टॉक बाय किया 25 पर, आपने स्टॉप लॉस लगाया 24 पर और आपने उसे सेल कर दिया 30 पर। सो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, 25 माइनस 24 बाय 30 माइनस 24, ये आ जाएगा 1/6 और अगर इसको फर्दर डिवाइड करें तो 0.167 हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ जाएगा। एज अ थंब रूल, अगर हमारा रेशियो 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पोटेंशियल रिस्क है वो पोटेंशियल प्रॉफिट से ज्यादा होगा और अगर हमारा रेशियो आता है 1 से कम तो इसका मतलब है कि हमारा जो पोटेंशियल प्रॉफिट है वो पोटेंशियल रिस्क से ज्यादा है। इसलिए जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें हम देख सकते हैं कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो इन्वेस्टर के फेवर में है। चलिए अब समझते हैं कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें क्या बताता है। ये रेशियो कैपिटल लॉस के रिस्क को मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट में प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। हो सकता है कि आपने किसी एक इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा रिटर्न कमाया हो, लेकिन अगर आप बार बार ऐसे ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते रहेंगे जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा यानी उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 से ज्यादा है तो आप अपना कैपिटल कभी भी खो सकते हैं। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की मदद से आप अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। चलिए अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के कुछ लिमिटेशंस को समझते हैं। अगर आरआर 1 से कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अच्छे ही रिटर्न्स कमाएंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका टारगेट प्राइस तक पहुंचने की क्या पॉसिबिलिटीज है। जब भी हम सिर्फ आरआर के बेसिस पर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एंट्री पॉइंट के बेसिस पर ही स्टॉप लॉस या फिर टारगेट प्राइस सेट करते हैं, लेकिन इसमें हम बिजनेस कंडीशंस क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, ये बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। एक अच्छे आरआर के साथ साथ हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि इसका जो प्राइस है वो स्टॉप लॉस से पहले टारगेट तक पहुंचने के क्या क्या रीजनेबल चांसेस है, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट प्राइस से ही हमें प्रॉफिट होने वाला है। जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है तो बहुत बार होता है कि इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस है वो स्टॉप लॉस हिट कर जाता है और ऐसे में अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हमें ये चीज ध्यान देना चाहिए कि हम एग्जिट ना करें, क्योंकि इसकी वजह से हम बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं जो एक मल्टी बैगर रिटर्न हमें दे सकता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे ये भी समझ लेते हैं कि इसको हम इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इफेक्टिवली यूज करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए, जैसे हमें मार्केट कंडीशन क्या है उसके बारे में अच्छे से समझना चाहिए, हमारा एंट्री पॉइंट क्या है, एंट्री टाइम क्या है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए और मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे हमारा टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस सेट होना चाहिए और हमें फंडामेंटल बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर दूसरे रिस्क मैनेजमेंट टूल्स का यूज करना चाहिए। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बात की, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस है जैसा कि आपने अभी समझा। इसलिए हमें कभी भी सिर्फ आरआर के बेसिस पे किसी भी स्टॉक को बाय या सेल नहीं करना चाहिए।
हालांकि ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, लेकिन सिर्फ एक ही टूल सफिशिएंट नहीं होता है, हमें दूसरे फैक्टर्स को भी कंसिडर करना चाहिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इन्वेस्टमेंट करते टाइम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कैसे यूज़ करते हैं। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमने ग्रो प्लस नाम से एक नया चैनल शुरू किया है, जहां पर हम इन्वेस्टिंग, हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो ग्रो प्लस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.